सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम महाराष्ट्र के घटनाक्रम से हटकर एक उस संवेदनशील विषय के संदर्भ में बात करेंगे जो पिछले एक सप्ताह से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यह विषय इतना गंभीर और संवेदनशील पिछले 2 दशक तक रहा कि जब जब यह चर्चा में आया तो सुर्खियों का केंद्र बन गया। हम बात करने जा रहे हैं गुजरात दंगों के संदर्भ में, जिसको लेकर एसआईटी की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते आदेश पारित किया। उसके बाद का घटनाक्रम भी लगातार जारी है। घटनाक्रम की शुरुआत 27 फरवरी 2002 को सुबह 7:43 पर तब हुई थी जब साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगा दी गई। उस घटना के अंतर्गत उसी मौके पर तकरीबन 58 लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, जिंदा जला दिए गए। बाद में 2 लोग और अस्पताल में दम तोड़ दिए। कुल 60 लोग निर्दोष जिन्हें कहा जाता है वह इस आगजनी का शिकार हुए। इसकी प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में हुई। बड़े पैमाने पर दंगे हुए और ऐसा माना जाता है कि इन दंगों में तकरीबन 1200 लोग मारे गए। इन दंगों के चलते एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा। आरोप रहा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कि बाद में जो दंगे हुए उनको वर्तमान में जो सरकार उस समय बनी हुई थी उसके द्वारा संरक्षण दिया गया, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी ने इस दंगों को इसलिए हवा दी क्योंकि उन्होंने माना कि साबरमती एक्सप्रेस में हमला मुस्लिमों के द्वारा किया गया था और हिंदुओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। इन आरोपों से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा हमेशा ही इनकार किया गया। घटनाक्रम बाद में कुछ इस तरीके से घूमा कि 2 पक्ष स्पष्ट तौर पर बटे हुए दिखाई दिए। एक पक्ष जो ये मानता ही था कि इन दंगों के पीछे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन सरकार का हाथ है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी समेत बाकी लोगों की दलील थी कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, सरकार के द्वारा तो जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया। एक प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम की यह भी रही कि बाद में बताया गया कि इस एक दंगे की घटना के बाद फिर गुजरात में किसी की दंगा कराने की हिम्मत नहीं रही। नहीं तो इससे पहले गुजरात में हर साल ही दंगे हुआ करते थे। लेकिन मसला आरोप प्रत्यारोप का नहीं, जांच का था। अलग अलग स्तरों पर जांच हुई। एक नानावटी कमीशन गठित हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नानावटी थे, उनके साथ में एक शाह साहब थे। इन 2 सदस्यीय आयोग के द्वारा जांच की गई। 4-5 साल जांच चलने के बाद तकरीबन 43,000 शपथ पत्र के अध्ययन और हजारों लोगों के बयान के बाद 1500 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई थी। उस रिपोर्ट के अंतर्गत नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई, उनकी सरकार को क्लीन चिट दी गई। माना गया एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तहत ये दंगे हुए थे। लेकिन तब तक निजाम बदल गया था। यूपीए की सरकार हो गई थी। उसने एक यूसी बनर्जी के अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। वह भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने जो इस पूरी घटनाक्रम के संदर्भ में रिपोर्ट दी थी उसके अंतर्गत उन्होंने गोधरा कांड को एक हादसा करार दिया था। उन्होंने माना था कि उसमें कोई मुस्लिम तत्वों का हाथ तो नहीं था, एक स्वाभाविक रूप से एक आगजनी की घटना थी जो लापरवाही के चलते हुए। लेकिन यूसी बनर्जी आयोग के गठन को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। उसे असंवैधानिक माना गया, उसे कानूनी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं माना गया। अब जिस मसले पर हम बात करने जा रहे हैं इतनी लंबी भूमिका के बाद, वो तीसरा विषय। इस मसले पर अदालत के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा भी इस मसले की जांच तकरीबन 4-5 साल की गई। 2012 में इस एसआईटी के द्वारा जो अपनी जांच रिपोर्ट दी गई उसमें भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई और उनकी सरकार को भी इसके लिए दोषी नहीं पाया गया। मजिस्ट्रेट के द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। लेकिन इस मामले में पीड़ित जाकिया जाफरी, जिनके पति कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, वह इस नतीजे से सहमत नहीं थी। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट और एसआईटी अर्थात एसआईटी की रिपोर्ट और निचली अदालत के निर्णय दोनों को जायज़ ठहराया। इसकी प्रतिक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय में दिसंबर में इसकी सुनवाई पूरी हुई। लेकिन जून माह में इसका आदेश पारित हुआ। 3 सदस्यीय पीठ ने एक राय होकर इस नतीजे पर पहुंचना तय किया कि इस एसआईटी रिपोर्ट पर संदेह का कोई आधार नहीं है। उन्होंने केवल रिपोर्ट को ही जायज नहीं ठहराया बल्कि एसआईटी की जांच प्रक्रिया की सराहना भी की। उन्होंने माना कि एसआईटी ने बहुत बेहतर काम किया और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते देते साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया है, जिन्होंने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है, जिन्होंने जाकिया जाफरी जो वास्तविक तौर पर पीड़ित थी उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसमें एक नाम लिया पद्मश्री तीस सिलावड़ का और इसके अलावा कुछ अधिकारियों का, इनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। अब मामला इसी को लेकर
तूल पकड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलना निश्चित रूप से विपक्षी नेताओं को रास नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद तीस्ता सिलवाड़ हिरासत में ले ली गई हैं। पूर्व डीजीपी शिव कुमार है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। एक और पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट, वह भी हिरासत में। तो कुल मिलाकर एक बार फिर गुजरात का दंगा 2 दशक बाद सुर्खियों में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स को अगर अलग अलग स्तर पर क्लीन चिट मिली है तो वह बाकी विपक्षी दलों को रास क्यों नहीं आ रहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि इस मामले में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ होने की चेष्टा की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो उस पर ऐतराज क्यों हो रहा है। और इन सबसे परे जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि आखिर गुजरात के इन दंगों का वास्तविक सच क्या है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील मसले पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जीवन में माफी गलती करने पर मिलती है, लेकिन षड्यंत्र करने पर सजा मिलती है। कभी देश के कानून के द्वारा तो कभी प्रकृति के कानून के द्वारा। कुल मिलाकर यह विचार हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करे, इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रखर सांसद संतोष पांडे जी। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारवान आवाज है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं, अपनी तथ्यपरक बातचीत के लिए हमेशा जाने जाते हैं। हमारे साथ में पीके जैन साहब हैं जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, और साथ ही निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम संतोष पांडे जी से ही करते हैं और संतोष पांडे जी से ही समझना करते हैं कि जिन दंगों के समय पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह कहना पड़ा था कि राजधर्म का पालन किया जाए, उसकी दुहाई देते हुए आज तक नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। उनके तौर तरीकों पर उस समय के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं कोई संदेह था। संतोष जी, अब इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जो कुछ सामने आया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। क्या सरकार में रहने का नतीजा इस प्रकार के आदेशों की शक्ल में आ रहा है, या तथ्यों के स्तर पर आपका मानना है कि सत्य तो सत्य होता है, समय लग सकता है, लेकिन वह उजागर तो होकर रहता है और उजागर हो चुका है? आदरणीय वेदी जी, मैं एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहूंगा जी। कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, आगाज से अंजाम जुड़ा होता है यारो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। क्या बात, अंधेर नहीं है जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब परतें खुलनी चालू हो गई है और तीस्ता सीतलवाड़ का मामला मात्र नहीं है, ये यहीं तक सीमित रहने वाला भी नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला है। अनेक खुलासे होंगे। आज भी आपने देखा होगा षड्यंत्र तो षड्यंत्र होता है जी। जिस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपना कुछ नहीं, राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो राष्ट्र के लिए जीने वाला, स्वप्न भी देखता है तो राष्ट्र के सर्वोपरि के लिए, एक एक क्षण का इस देश के लिए उपयोग करने वाला, ऐसे प्रधानमंत्री, उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री थे, ऐसे उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया, ये साबित हो चुका है, ये वास्तव में शर्मनाक है। और ये लोगों को उस समय भी लगने लगा था, किंतु सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कि एक शोहरत और पैसों के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने किस प्रकार से धन कमाने के लिए, उनकी कोठी देखिए मुंबई की जी, 3-3.5 एकड़ की कोठी, ऐसे जगह में ये कहने में कि अमिताभ बच्चन का वो पड़ोसी है जी, ये सामान्य बात है जी। और केवल धन के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया जी। ऐसे तीस्ता सीतलवाड़ आज धरी जा चुकी है, पकड़ी जा चुकी है। तीस्ता सीतलवाड़ को सोनिया जी ने, वो चित्र में देख रहा था कल जी, उन्होंने अवार्ड दिया, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2002 में कांग्रेस पार्टी ने दिया। क्या बात है।
मातोश्री बीमा अवार्ड भी इन्होंने 2007 में, पद्मश्री अवार्ड 2007 में दिया, FIMA अवार्ड कुवैत में दिया गया था। शाहीन बाग में साजिश करने वाली, सब प्रकार से रटाने पढ़ाने वाली और सब प्रकार से खबरों को तोड़ मरोड़ करके अटकाने लटकाने भटकाने देश को गुमराह करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ अंत में धरी गई। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने जो ये कहा ना कि राजधर्म के लिए, अटल जी ने राजधर्म की बात कही जी। माननीय बेदी जी, भगवान राम का त्रेता युग था, त्रेता युग के बाद द्वापर भी आता है जी। और भगवान कृष्ण का भी वो युग आया। यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो कृष्ण भी तो कुछ है जी। अटल जी ने जो कहा, राष्ट्र धर्म का पालन किया और आज भी राजधर्म और राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए, और ये कहने में संकोच नहीं कि सब प्रकार से खड़े होकर के उतरे हैं ऐसे राष्ट्र नायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो कुल मिलाकर संतोष पांडे जी बड़े अभिभूत हैं इस बात से कि उनके नेता नरेंद्र मोदी सारे प्रकार के प्रकरणों से होकर दोषमुक्त करार दिए गए, और साथ ही इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि केवल तीस्ता सीतलवाड़ तक गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है, बल्कि इसके तार कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इसमें सहभागिता रही है, जो ये पूरा षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। मेरे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले कुछ तथ्यात्मक जानकारी अपने दर्शकों और संतोष पांडे जी दोनों से साझा करना चाहता हूं। जिन तीस्ता सीतलवाड़ की मुंबई में अमिताभ बच्चन के बगल में कोठी को सोशल मीडिया में इतना हाईलाइट किया जा रहा है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि तीस्ता सीतलवाड़ की आर्थिक हैसियत गुजरात दंगों के बाद ही संवरी हो, ऐसा नहीं है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जिसके तहत देश को पता होना चाहिए कि तीस्ता सीतलवाड़ ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती है जिनके दादाजी इस आज़ाद हिंदुस्तान के पहले अटॉर्नी जनरल थे, और पहले अटॉर्नी जनरल ही नहीं थे बल्कि आज तक के देश के इतिहास के सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल के पद पर रहने वाले शख्स रहे हैं। उनके पिता भी बड़े नामी वकील थे, तो आर्थिक रूप से उनकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जिसका उत्तर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को देना होगा, एक शख्स जिसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं कि इन्होंने जाकिया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, कूटनीतिक दस्तावेजों की रचना की, मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की, गुजरात दंगों के संदर्भ में सत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की, और ऐसी चीज़ों के मामले में जिस शख्स की सहभागिता रही थी उसके साथ कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस पार्टी ने उसको राष्ट्रीय परिषद, जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में थी, उसका मेंबर बनाया हुआ था। ऐसे शख्स को देश के सर्वोच्च सम्मान में शामिल किए जाने वाले पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा गया था। क्या कहें शैलेश त्रिवेदी, आज शर्मिंदगी नहीं है आपको कि कैसे शख्स पर भरोसा कर लिया आपने, और इसलिए संतोष पांडे जी और उनकी पार्टी आज आपको निशाने पर ले रही है और आपको वो निशाने पर लगते हुए देखना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा और कर ही क्या सकती है जी। आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों ने मिल के लड़ी जी। तिरंगे झंडे के तले लड़ी। उस समय इनके पूर्ववर्ती अंग्रेजों के इशारों पे धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और फूट डालो राज करो की नीति में सहयोगी बने हुए थे। आज तीस्ता सीतलवाड़ को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके, गुजरात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ खुद ठोक सकते हैं जी। लेकिन शायद आज अटल जी होते तो ये लोग अटल जी के घर भी गुजरात पुलिस भेज दिए होते जी। अटल जी ने जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, राजधर्म निर्वहन करने की अपेक्षा अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, यह बात कही थी। अटल जी भी गलत थे, पूरे देश का जनमानस गलत है, देश में नफरत फैलाने की ये कोशिशें सही हैं, लेकिन यदि अक़लियत के हकों और हितों की बात कोई करता है तो उसे अपराधी करार देना, ये कैसा वातावरण बनाया जा रहा है देश में, ये कैसी राजनीति की जा रही है भाजपा के द्वारा। संतोष पांडे जी जैसे जिम्मेदार सांसद यदि इस तरीके से मोदी जी की प्रशंसा में आत्ममुग्ध हो रहे हैं,
बिछे चले जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अटल जी के बारे में भी तो कुछ कहें, अटल जी ने जो सवाल खड़े किए थे उनके बारे में भी तो कुछ कहें, और देश के संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं, देश की जो आज़ादी की लड़ाई है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, उसमें इनकी भागीदारी नहीं थी। और आज ये लोग राष्ट्रवाद के पैरोकार और राष्ट्रवाद की परिभाषा देने वाले बन रहे हैं। ये बेहद आपत्तिजनक है। क्या दलील है आपकी शैलेश पांडे जी? देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ शैलेश त्रिवेदी जी, क्या आपको याद है कि 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? लेकिन पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, उस पर आपने एक टिप्पणी नहीं की, आपने एक शब्द बोलने की कोशिश नहीं की। जिस तीस्ता को आपने इतना सम्मान दिया, उस तीस्ता के द्वारा क्या कुछ किया गया था, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नाराजगी ही जाहिर नहीं की, बल्कि उन पर कार्रवाई करने की सिफारिश की। इस पर आप एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते? ऐसी भी क्या आपका प्रेम, ऐसा क्या आपका स्नेह, ऐसी क्या आपकी आत्मीयता तीस्ता के संदर्भ में? बिल्कुल नहीं। अदालत का हम सम्मान करते हैं जी, लेकिन सवाल यह है कि अदालत के एक फैसले को जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ झूठ बोलने के लाइसेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, जिस तरीके से नफरत फैलाने के लाइसेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यह बेहद आपत्तिजनक है। इस पर हमें आपत्ति है, इस पर कांग्रेस को आपत्ति है, इस पर देश को आपत्ति है। इस बार कांग्रेस को आपत्ति हो, कांग्रेस को आपत्ति है मतलब देश को आपत्ति है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमें बता रहे हैं। मुझे जाना है पीके जैन साहब के संदर्भ में के पास, इसलिए जाना है क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल है। लेकिन सांसद संतोष पांडे जी शैलेश नितिन त्रिवेदी की दलीलों पर कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो एक बार शैलेश जी के संदर्भ में संतोष पांडे जी के हस्तक्षेप को सुनते हैं। जी संतोष जी। जैसे इन्होंने कहा ना, इसी प्रकार से तो अग्निवीर के ऊपर आ गए हैं जी। क्या है कि मामला कुछ और है जी। और जैसा बच्चा जब रोने लगता है, आंख में आंसू भर जाता है, किंतु यदि कहीं किसी का बहाना मिल जाए तो राहुल जी और सोनिया जी का तो ईडी वाला मामला चल ही रहा है जी। आ गया बीच में अग्निवीर। जी। कोई भी योजना आती तो भी ये छाती पीटते, ये सड़कों पर निकलते। और वैसे भी राहुल गांधी जी अमेरिका में और वहाँ यूनिवर्सिटी में बोल चुके थे, हार्वर्ड में, कि केरोसिन छिड़का जा चुका है, केवल तीली की जरूरत है। एक दूसरी बात, आपने अटल जी को कोट किया था, माननीय शैलेश नितिन जी, मैं आपको बहुत आदर करता हूँ। अटल जी ने क्या कहा था मालूम है? होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने करोड़ों जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। कोई आकर बतलाए काबुल की कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी का वो रूप भी सुन लीजिए। तो कुल मिलाकर संतोष पांडे जी अभिभूत हैं इस समय। शैलेश जी, मैं आपके पास आऊँगा, थोड़ा तथ्यों पर बात हो जाए। मेरे साथ में पीके जैन साहब हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। उनसे समझना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल तीस्ता के संदर्भ में टिप्पणी की है, बल्कि कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी नाराजगी जताई है, उन पर भी कार्रवाई की अपेक्षा की है। और उसके तहत डीजीपी के पद पर रहे आरबी शिव कुमार को अरेस्ट किया जा चुका है। संजीव भट्ट तो 3 साल से जेल के अंदर ही हैं। इन सबके संदर्भ में आरोप यह है कि इन्होंने अपनी निजी कुंठाओं के चलते, निजी द्वेष के चलते मुख्यमंत्री और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने बयान दिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बैठक की, उस बैठक में ये लोग भी मौजूद थे, जिसमें यह कहा गया कि इस प्रकार के दंगों के संदर्भ में होना चाहिए। बाद में पाया गया कि ये लोग इस बैठक में शामिल तक नहीं थे। आपसे जानना ही चाहता हूं जैन साहब कि पुलिस अधिकारियों के स्तर पर ऐसे संवेदनशील मसले पर इस प्रकार की सहभागिता आपको कितना तकलीफ दे रही है, और इनके संदर्भ में क्या कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए जो बाकी सिस्टम के लिए नजीर बन सके? देखिए, कार्रवाई तो हिमांशु जी शुरू हो चुकी है जी। अभी समस्या ऐसी है कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी जो हैं वो सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाते। वो एक रेवोल्यूशनरी, एक तरह से वो सिस्टम से हटके कुछ रवैया अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसे सरकार की तरफ से नहीं चाहा जाता।
किसी भी अधिकारी को कोई भी चीज बोलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले कम से कम कानून का और उनके मॉरल्स का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी द्वेष में आके सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं या पब्लिक में जाना शुरू करते हैं, तो ऐसा तभी से लगने लगता है कि ये मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स हैं, मोटिवेटेड एक्शन है। जी इस केस में संजीव भट्ट ऑलरेडी किसी केस में कन्विक्ट हो चुके हैं जी वो भी न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू जाके जो भी उनको कन्विक्शन हुआ अभी वो जेल में हैं। जी श्री कुमार साहब ने उस समय पे बहुत ज्यादा वाहवाही लूटी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में स्टेटमेंट दिए, उन्होंने सरकार के को घेरा, उन्होंने एसआईटी के सामने जाके कुछ अलग तरह से तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश की, जी जो कि आज जगह जगह पे कई कोर्ट के माध्यम से होके भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और वहां पे भी उसको सराहा नहीं गया, उस चीज को गलत ठहराया गया। जी मेरा एक अधिकारी के तौर पे बड़ा क्लियर ओपिनियन है कि अधिकारी को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको अपने प्रोफेशनलिज्म से मतलब होना चाहिए, ना कि सरकार कौन सी आई कौन सी गई। हम लोग तो सरकार के नौकर हैं, जी जो सरकार सत्ता में रहती है हम उस सरकार की सुनते हैं, लेकिन कानून को निभाना, संविधान के हिसाब से काम करना, यह हर पुलिस अधिकारी को उसकी ट्रेनिंग से लेके और जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता यही उसे सिखाया जाता है। बहुत सारे अधिकारी पॉलिटिकल फेवर्स लेने के लिए अलग तरह के काम करने शुरू करते हैं। बहुत सारे अधिकारियों को लगने लगता है कि सरकार चेंज होने वाली है तो वो पुरानी सरकार को छोड़ के नई सरकार का दामन थाम लेते हैं। तो कई इस तरह की चीजों में जो अधिकारी इस भूल भुलैया में पड़ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ में आते हैं, ऐसा देखा गया है। कई अधिकारी इस सिस्टम में रह के प्रॉस्पर भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब अधिकारी सफर करते हैं, कुछ अधिकारी प्रॉस्पर भी करते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी भी कहीं ना कहीं जाके उनको इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ता है कि उन्होंने कहीं द्वेष में, कहीं किसी वजह से वो अगर गृह मंत्री से या मुख्यमंत्री से उनकी नहीं पटी तो फिर उनके खिलाफ में और सिस्टम के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में काम करना शुरू कर देते हैं, जो इस केस में हुआ। और मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने किया उसका उनको अभी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, ऑफेंस दाखिल हो चुका है, उसका खमियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। एक विषय को मैं आपसे समझना चाहता हूं जैन साहब। एक मसला जिसमें 60 लोग रेल के डिब्बे में जिंदा जला दिए गए या जिंदा जल गए। दूसरा मसला, इसकी प्रतिक्रिया में दंगे होते हैं, 1200 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति का, जो सार्वजनिक भी थी निजी भी थी, उसका भी नुकसान होता है। 2 दशक तक इस मामले में जांच चलती है, कार्रवाइयों के संदर्भ में अपेक्षा की जाती है, लेकिन आखिरी में कुल मिलाकर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ठहराया नहीं जा रहा जो इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार है। आपसे समझना ये चाहता हूँ, इस देश के सिस्टम के संदर्भ में जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस समय उदयपुर में तनाव है राजस्थान के अंदर का। घटना ये घटित हुई है कि एक भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी नुपुर शर्मा, उन्होंने कोई बयान दिया था पैगंबर साहब के संदर्भ में, किसी व्यक्ति ने उसके समर्थन में पोस्ट कर दी, व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हुआ, नतीजा ये हुआ कि उसकी दुकान में घुसकर आज उसका कत्ल कर दिया गया। तनाव फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ विपक्ष की भूमिका में है, इसके लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और चाहती है कि ऐसी सरकार को पद पर नहीं रहना चाहिए। एक शख्स मारा गया है, यहाँ 60 लोग जला दिए गए। क्या इसके संदर्भ में किसी व्यक्ति ने आज तक जिम्मेदारी ली कि हमारी सरकार थी, हमारी सरकार रहते हुए 60 लोग जला दिए गए? इसके संदर्भ में कोई बात नहीं है। 1200 लोग दंगे में मारे गए, यह बताया जा रहा है कि वहां की सरकार की इन दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। पर एक सरकार के रहते हुए भी इतने बड़े पैमाने पर दंगे हुए, क्या इसके लिए कोई नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेता है? क्या इसके संदर्भ में देश की व्यवस्था कुछ कहती है? इसके बावजूद भी देख ये रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केवल क्लीन चिट दी जा रही है। तो आखिर इस प्रकार के हादसों के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, ये सवाल जहन में आता है। आपके पास इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, ऐसी तकलीफदेह परिस्थितियों को लेकर आपका कोई नजरिया है जो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में साझा करना चाहें? देखिए, मैं सिर्फ आपको 2-3 जो नेशनल लेवल पे 2-3 दंगे जो मेन हुए, मैं उनकी आपको सिर्फ रेफरेंस देना चाहता हूं। 1984 के दिल्ली के दंगे, उसके बाद में बबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद में 1991-92 के मुंबई के और महाराष्ट्र के दंगे जी, दोनों ही दंगे ऐसे हुए जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे जान और माल का नुकसान हुआ जी। लेकिन दिल्ली वाले केस में तो 2-3 लोगों को फाइनली बहुत 2-3 दशक के बाद में जाके उनको कुछ सजा हुई जी। मुंबई वाले दंगों में भी कुछ लोगों को सजा हुई, लेकिन बहुत ही कम। ये ऐसा रहता है कि जब बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन निर्माण होता है किसी भी जगह पे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत बार सरकार और पुलिस सक्षम नहीं रहते, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे उद्रेक लोगों का जो है वो सामने आता है कि
आप कितनी जगह पे फायरिंग कर लीजिए, मुझे याद है कि मुंबई में कम से कम 20, 22, 25 जगह पे फायरिंग हुई होगी, बहुत सारे लोग फायरिंग में भी मरे जी। उसके बाद भी दंगे कंट्रोल करते करते ऑलमोस्ट 15 दिन लग गए। इसी तरह से दिल्ली में आप देख लीजिएगा जो हालात हुए थे, सड़क पे डाल के लोगों को जला दिया गया, और दोनों ही समय पे जो सरकार थी वो आज उस पार्टी की थी जो आज भाजपा के ऊपर आक्रामक है जी। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, ये सही नहीं होगा। जी। जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस अधिकारियों का पहला कर्तव्य रहता है, महाराष्ट्र में तो मैं आपको बता सकता हूं कि बड़ा क्लियर नियम है कि जब भी कोई कम्युनल राइट होता है तो मैक्सिमम फोर्स इन फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमारा लिखा हुआ सरकार के लिखे हुए डायरेक्शंस है कि आप यूज करिए। उसमें किसी ने बहुत ज्यादा जाके उद्रेक कर दिया, पुलिस अधिकारी ने ज्यादा फोर्स का बल का प्रयोग किया, तो उसकी इंक्वायरी होगी, जो भी उसको सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन ऑलमोस्ट इन सारे केसेस में जो दंगा करवाने वाले लोग थे वो सामने नहीं आते। गुजरात में भी 1-2 मिनिस्टर्स मैंने सुना था कि उनको सजा हुई, कुछ लोग जो थे इसमें कन्विक्ट हुए, मुंबई में भी कुछ लोग कन्विक्ट हुए, दिल्ली में भी फाइनली 2-3 दशक के बाद में जाके लोग कन्विक्ट हुए। लेकिन बड़े पैमाने पे अगर आप मेरे से पूछें तो ना तो कहीं कन्विक्शन हुआ, ना कोई लोग आइडेंटिफाई किए गए, ना उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई। तो ये जो है, और बाद में फिर ये चीजें पॉलिटिकल हो जाती हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, पांडे जी कुछ बोल रहे थे और शैलेश जी कुछ बोल रहे थे, तो ये आता है जी। फिर उसमें साइड्स ले ली जाती हैं कि ये इसने नहीं किया, वो उसने नहीं किया, इसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो कुछ समय के बाद में इन घटनाओं की का जो गंभीर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मेरा एक सवाल और है जैन साहब, सच को कैसे जाने? मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल इसलिए करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज थे, एक नानावटी साहब थे, दूसरे यूसी बनर्जी थे। नानावटी साहब की नियुक्ति भाजपा के शासनकाल में हुई और यूसी बनर्जी की नियुक्ति यूपीए सरकार के द्वारा की गई। नानावटी साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके अंतर्गत गोधरा में आगजनी को एक सुनियोजित षड्यंत्र का नतीजा बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। यूसी बनर्जी साहब का कमीशन का गठन यूपीए सरकार के आने के बाद हुआ। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें उसे एक हादसा करार दिया। उसमें उन्होंने मुस्लिम तबके की उसमें सहभागिता से स्पष्ट तौर पर इंकार किया। अब यूसी बनर्जी के कमीशन के गठन को इस आधार पर खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने कि पहले से ही एक कमीशन काम कर रहा था, इसलिए दूसरे कमीशन को वैध नहीं माना जाता। पर रिपोर्ट तो आई थी। तो आपसे जानना चाहता हूं, सत्य किसके साथ माने? जिसकी सरकार है सत्य उसके साथ ही रहेगा इस देश में, या सरकार भले ही बदल जाए सत्य सत्य ही रहेगा? ये एक सवाल जहन में आता है। इस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? एक विसंगति पर आपसे बात कर रहा हूं। मैं हिमांशु जी इसमें इतना ही बोलना चाहूंगा, देखिए न्यायालयों का निर्णय ऐसा है कि सेशन कोर्ट ने कोई निर्णय दिया उसको हाई कोर्ट ओवरटर्न कर देता है जी। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देता है, या फिर उनका जो डिवीजन बेंच है, फुल बेंच है, वो उसको ओवरटर्न कर देते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति विशेष हैं, वो जो भी जजेस हैं वहां पे, वो अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब वो रिपोर्ट उनके पर्सनल बायसेस या उनका जो भी उनकी थिंकिंग है, जो उनके सामने मटेरियल आया, उसके आधार पे अपनी रिपोर्ट या अपना जजमेंट देते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे बेंच के सामने जाता है तो उसको बदल दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने कोई जानबूझ के सरकार के हिसाब से रिपोर्ट दिया, जिसको आप इसी मामले में देख लीजिए कि इसी मामले में कुछ जो केस का ट्रायल था वो गुजरात से बाहर भेज दिया गया। वही सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे आदेश दिया था कि ये केसेस जो है वो गुजरात में नहीं चलाए जाएंगे। आज वही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने ये कहा कि नहीं, इसमें सिर्फ विच हंट हो रहा था और ये भी जानबूझ के एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सत्य क्या है और सत्य कैसे है। जैन साहब की भी उलझन है, 4 दशक से ज्यादा पुलिस अधिकारी रहने के बाद भी वह भी इस उलझन के शिकार है कि सत्य है क्या। कुल मिला के बनर्जी साहब सत्य बता रहे थे या नानावटी साहब ने सत्य बताया? लेकिन सबके बीच में मैं जाना चाहता हूं प्रेम कुमार जी के पास में, और प्रेम कुमार जी से समझना चाहता हूं इस पूरे मसले पर। क्या प्रेम कुमार जी, आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक संभावना के चलते षड्यंत्र का शिकार हुए थे? राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उनके भविष्य को देख रहे थे, इसलिए चाहा था कि गुजरात दंगों के दाग उनके दामन पर इतने गहरे हो जाएं कि भविष्य की सारी संभावनाएं उसमें ढक जाएं। लेकिन सफल नहीं हुआ, और अब जब सत्य निकल कर आया है अदालत के आदेश की शक्ल में, तो लोग फड़फड़ा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं और इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी हिमांशु जी, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी, और घटना के वक्त मुख्यमंत्री थे। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, और ये 1000 से ज्यादा लोग मारे गए उनका भी एक पक्ष है, और उसकी जांच को लेकर के नरेंद्र मोदी जी को फंसाने की साजिश हुई,
वह भी एक पक्ष है। जी लेकिन सवाल यह है कि जो घटना घटी, चाहे गोधरा घटी या गोधरा की प्रतिक्रिया में घटी, जी तो उसके बाद जो पूरी जांच प्रक्रिया चली, उसमें आपने भी कहा कि दोषी कौन है, कोई सामने ही नहीं आया। जी हमने पुलिस अधिकारी जी से के बारे में बात की, संजीव भट्ट के बारे में बात की, वी श्री कुमार के बारे में बात की। उन लोगों ने बोला, वो उस पर चर्चा हुई कि वो सही बोला या गलत बोला, लेकिन पूरा पुलिस महकमा खामोश रहा, सच्चाई सामने नहीं आ सकी, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहा और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, जी देखिए, ये तो इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये देखा गया कि फरियादी के लिए जो खड़ा हो उस पर टिप्पणी की गई हो। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इस टिप्पणी के बाद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होती है हिमांशु जी। अगले दिन जब इस देश के गृह मंत्री एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं, और उस समय एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के ठीक बाद मैं भी लाइव पर था, नेशनल चैनल पर ही, और विद इन आवर तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हो जाती है। यानी ये गिरफ्तारी, ये मत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी तो हो गई। ये इसलिए हुई क्योंकि अमित शाह जी ने सिग्नल दिया, तीस्ता सीतलवाड़ का नाम लिया, वी श्री कुमार का नाम लिया, संजीव भट्ट का नाम लिया, और नाम लेकर के दोबारा से उसको इंडोर्स किया गया। उसके बाद इस देश का सत्ता तंत्र जागता है। अगर हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी षड्यंत्र के शिकार हुए, तो क्या ये लोग षड्यंत्र के शिकार नहीं हो रहे? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, मैं इस पर सवाल करना चाहूंगा प्रेम कुमार जी। सर्वोच्च न्यायालय है देश का, 3 सदस्यीय पीठ है, उसके द्वारा अपने आदेश के अंतर्गत निर्देशित किया गया है कि इन लोगों ने पीड़िता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से दुराग्रह के चलते झूठे तथ्य प्रस्तुत करने की नहीं बल्कि गढ़ने की भी कोशिश की है। तो क्या देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुरूप क्रियान्वयन कराएं? अगर उसके अनुरूप क्रियान्वयन हो रहा है तो उस पर आपको ऐतराज है? क्या आपको लगता है कि देश के गृह मंत्री को ऐसे मामलों में संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है? सर्वोच्च अदालत के फैसले संज्ञान में लिए जाने की जरूरत नहीं है? और तीस्ता सीतलवाड़ किसी प्रकार की सहृदयता की मोहताज है? क्या उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए? ये सवाल जहन में आते हैं। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? जी, मैं साफ तौर पर मैं कहता हूं कि ये लोग जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उनके और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, उसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय को जरूर कमेटी बनानी चाहिए थी कि वास्तव में कहां इसने फेवर किया, कहां इसने दुरुपयोग किया, कहां इसने साजिश की। अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट ने भी तथ्यों के आधार पर उनको गुनहगार नहीं ठहराया। एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी की जांच होनी चाहिए थी। इसके बजाय पकड़ के जेल में ठूस दिया गया, और तब ठूसा गया जब गृह मंत्री का स्टेटमेंट आया। इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एक प्रक्रिया, अगर षड्यंत्र हुआ, अगर विदेशी फंडिंग हुई, अगर भावनाएं भड़काई गई जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसकी जांच, क्योंकि इसके पहले कोई एक कंप्लेंट तक नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जांच साजिश हो रही थी तो कोई कंप्लेंट तो होगा तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ, वी श्री कुमार के खिलाफ, लेकिन नहीं हुई। तो जब नहीं हुई कंप्लेंट, एक टिप्पणी आती है, सबसे पहले तो जांच की जरूरत होनी चाहिए थी कि वो किस जगह, कैसे, किस तरह से ये फेवर किया गया। प्रेम कुमार जी तकनीकी तौर पर पहलू उठा रहे हैं और मान रहे हैं कि यह दुराग्रहपूर्ण कार्रवाई है। संतोष पांडे जी मेरे साथ में है। संतोष जी, प्रेम कुमार जी का मानना है कि आपकी सरकार दुराग्रह के तहत कार्रवाई कर रही है। एक टिप्पणी भर को आधार बना के सीधे गिरफ्तारी, जांच की भी जरूरत नहीं। क्या ये नहीं दर्शाता है कि आप प्रतिशोध की भावना से घिरे हुए हैं? एक व्यक्ति अगर पीड़िता के साथ खड़ा हुआ तो उसे खड़ा होने का अंजाम दिखाया जा रहा है बाकी लोगों को नजीर बनाकर। तो इतना ही नहीं है जी, वास्तव में तीस्ता सीतलवाड़ के विषय में अब हिंदुस्तान की जनता बहुत कुछ जान चुकी है जी। जिस प्रकार से गुलबर्गा सोसाइटी में जी, और इन्होंने विक्टिमों का संगठन बना करके और एक उसको
एक स्मारक बनाने की उन्होंने जो बात कही, उसके लिए उन्होंने पैसे लिए। ये तो जकात के भी पैसे खा गए। और जिस प्रकार से 1.5 करोड़ रुपया सोनिया जी के द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा इनके एनजीओ को मिला जी सबरंगी नाम का ऐसा कुछ एनजीओ है जी तो ये जो सारे लिंक है ये तो स्पष्ट है। और रही बात जिस प्रकार से आदरणीय बोल रहे हैं, जी ये सीधा सीधा आप ठीक से देखिए, उसमें आदेश है और कोर्ट के आदेश के द्वारा ही ये निर्णय लिया गया है, तत्काल एक्शन लिया गया है। जी जी आप सीधे कोर्ट के आदेश के आधार पर एक्शन की बात कर रहे हैं और प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि कम से कम जांच तो करते। आप तो उधार बैठे थे, इधर गृह मंत्री ने टीवी पे इंटरव्यू किया, सीधे तीस्ता के घर पर पुलिस ने दावा बोल दिया। क्या इसको बहुप्रतिशत प्रतिशोध को अंजाम तक पहुंचाना ना देखा जाए? एक सामान्य जांच की भी जरूरत नहीं, एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रतिष्ठित पत्रकार की पत्नी, एक प्रतिष्ठित परिवार की पृष्ठभूमि रखने वाली तीस्ता सीतलवाड़, जो देश के 4 सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री से अलंकृत हैं, क्या उनके संदर्भ में एक मर्यादित आचरण की उम्मीद आपसे नहीं कर सकते? राजधर्म के पालन की अपेक्षा जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, आपके आराध्य हैं, आपके प्रातः स्मरणीय हैं, कि उनको इतना आप सम्मान देते हैं, उनके कहे हुए का पालन करने की तनिक भी जरूरत आप महसूस नहीं करते संतोष जी? आप तीस्ता सीतलवाड़ के विषय में मैंने पहले भी कहा जी ये किस प्रकार से चंदा लेने का काम, और यहाँ के अखबारों में नहीं, दुनिया के अखबारों में भारत की छवि को धूमिल करने वाली, सब प्रकार से बदनाम करने वाली शाहीन बाग में भी जो शामिल थी, और उस तीस्ता सीतलवाड़ के विषय में इतने पर्याप्त सबूत है, इसके बाद कुछ बच नहीं जाता। ये चाहे पद्मश्री हो या कोई भी अवार्ड हो, ये आखिर देने वाले कौन है और क्यों दिया गया है, किससे प्रेरित होकर के दिया गया है? अभी तो जिस प्रकार तो से संतोष पांडे जी, मेरा जानना ये है आपसे कि जिस शख्सियत ने आपके नेता को इस कदर बदनाम करने की कोशिश की, जिस शख्सियत ने आपके नेता अर्थात नरेंद्र मोदी को ऐसे आरोपों में फंसाने के लिए कूट रचित दस्तावेजों को तैयार किया, जिस शख्स के द्वारा आपकी पार्टी को 2 दशक तक कटघरे में खड़ा रखा गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अभी भी तीस्ता सीतलवाड़ का नाम जब हम लेते हैं तो पद्मश्री तीस्ता सीतलवाड़ के रूप में ले रहे हैं। क्या संतोष पांडे और उन जैसे तमाम समर्पित भाजपा के कार्यकर्ता यह अपेक्षा नहीं रखते हैं कि ऐसा सम्मान अविलंब वापस लिया जाए? आदमी जेल में लेके पद्मश्री के साथ में है, ऐसी कोई मांग, ऐसी कोई हसरत, ऐसी कोई इच्छा संतोष पांडे जी के जहन में है जो वो सार्वजनिक करना चाहें, या आप चाहते हैं पद्मश्री भी बना रहे और जेल में भी बनी रहे? नहीं, इसमें तो देखिए, मृत्यु को वाप यशः स्वकीयम, जी मृत्यु से बढ़कर होता है अपयश। जी यदि कहीं थोड़ा भी पानी है, यदि कहीं थोड़ी भी इज्जत है, तो मृत्यु के समान है इनके लिए। और यदि है ये नहीं है, चाहे जेल ले जाओ, चाहे जहां भी ले जाओ, ये इसी प्रकृति की व्यक्ति है। जी तीस्ता सीतलवाड़ के लिए ये तो वास्तव में ये अवार्ड तो वापस होना ही चाहिए, और अवार्ड वो वापस करे या ना करे, ये वापसी गैंग, पुरस्कार वापसी गैंग, आपको मालूम है ये इन्हीं की टीम की है जी। और ये चाहे वापस करे या ना करे, जनता के मन से वो उतर चुकी है। हिंदुस्तान की जनता तीस्ता के साथ साथ इनके पूरे गिरोह को भी जान चुकी है। ये जो गिरोह है ये षड्यंत्र करके किस प्रकार से दवाया टफायर जितने भी है ये वहां से छपवा करके और भारत को बदनाम करने का यदि सबसे ज्यादा षड्यंत्र किसी ने किया है तो जिसमें ये तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आता है। उसके बाद तो अभी और शुरुआत हो रहा है जिसमें जुबैर को भी जो फैक्ट चेकर के रूप में है, ये पूरे उसे कुनबे के लोग हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं, ये कोई बचने वाले नहीं है। द्विवेदी जी, ये कोई बचने वाले नहीं है। शैलेंद्र द्विवेदी, इसमें आपको अपना नाम भी दिखाई दे रहा है क्या? जिस तरीके से संतोष पांडे जी बता रहे हैं सब आने वाले हैं, आप भी बड़ी मुखालफत में रहते हैं, कहीं भय आ रहा है कि आपके जहन में? कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम उस अंग्रेजी हुकूमत से नहीं डरे जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था। ये तो उस अंग्रेजी हुकूमत के कहीं ना कहीं सहयोगी की भूमिका में रहने वाले लोग हैं, इनसे डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं थोड़ा सा आपसे समय चाहूंगा जी। पांडे जी ने शायरी भी सुनाई जी, कविता भी सुनाई और 2 बार
हस्तक्षेप भी किया चर्चा में। जी मैं निवेदन करूंगा कि एक शेर है, कर यकी इंसाफ है बुनियादे जहां, झूठ डूबता है सच उभरता है। मैंने देखा है बार बार साबिर, खुदकुशी करके जुल्म मरता है। जिस जुल्म की शुरुआत हो रही है, विरोध की हर आवाज को जिस तरीके से देश में दबाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से पत्रकारिता, जिस तरीके से बुद्धिजीवी हर ताकत को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे पूरा देश समझ भी रहा है, जान भी रहा है। जहां तक हिंदू हिंदू की एक कविता इनने सुनाई, हिंदू तो हम भी हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाना गलत है। मैं रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक, इनने तो बहुत लंबी कविता सुनाई, बहुत छोटा सा अंश सुनाऊंगा। हर वक्ता अपने भाषण में कहीं ना कहीं बोलता है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसी कविता का छोटा सा अंश, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। और आखिरी में, तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे न, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु रथ साधो रे, मंदिर और मस्जिद पर दोनों पर एक तार बांधो रे। ये देश की सोच है, ये राष्ट्र कवि की सोच है, और इस सोच को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम नफरत का माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तिस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एक टिप्पणी मात्र पर गिरफ्तारी कर ली गई, बिना किसी जांच के। प्रतीक्षा कर रहे थे ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की, और पूरे देश में इसकी गहन प्रतिक्रिया है। आज अजय माकन जी, जयराम रमेश जी, जो एनजीओस का प्रदर्शन था, छात्रों का, नौजवानों का प्रदर्शन था, उसमें शरीक हुए हैं, और पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे देश को फांसीवाद की ओर ले जाने की राह में चल रही है। काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया हमें शैलेश नितिन त्रिवेदी ने, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल बाकी हैं आपसे शैलेश जी। लेकिन जैन साहब ने हस्तक्षेप करने जा, संतोष जी आपके पास भी आता हूँ, लेकिन जैन साहब भी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार जैन साहब का हस्तक्षेप, फिर संतोष पांडे जी का हस्तक्षेप सुनेंगे। जी जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है कि आज हम बहुत ज्यादा पर्सनल लिबर्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के ऊपर तीसरा को अरेस्ट कर लिया गया, इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एक लड़की को, एक लेडी को इसलिए अरेस्ट किया गया कि उन्होंने अप्रोक्ष रूप से शरद पवार जी के ऊपर एक कविता लिखी गई थी 4-6 लाइन की, उसको उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर दिया, और 2.5 महीने अंदर रही वो। वहां पे सत्ता किसकी थी? कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। आप ये बताइए मेरे को कि जिसमें एक डायरेक्ट कहीं रेफरेंस भी नहीं था, उस रेफरेंस के बिना भी एक व्यक्ति को 2.5 महीने जेल में रखा गया, जो सिर्फ ये थोड़ा सा उसके अंदर कटाक्ष था उसमें, कटाक्ष था जिसमें। तो मेरा ये बोलना है कि हम इन चीजों के नाइसिटीज और फाइनिटीज पता नहीं कहां गायब हो गई, कि हम किसी भी क्रिटिसिज्म को फेयरली ले नहीं सकते। अब इस केस में आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में कार्रवाई हुई। देखिए, तिस्ता सीतलवाड़ जिस तरह से एक मुहिम चला रही थी एक सरकार के खिलाफ, तो उनके खिलाफ बहुत सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी उपलब्ध है और पहले भी था। अब ये सिर्फ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, इसलिए वो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक छोटे से रिमार्क की वजह से सुप्रीम कोर्ट का किसी जजमेंट के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना, उसके ऊपर इंक्वायरी और कार्रवाई की रिकमेंडेशन करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारा न्यायालय के प्रति बहुत सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में लेकिन लगा के उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर देते हैं। अब एक चीज हुई है, कार्रवाई हो रही है, और उनको अरेस्ट करना ना करना जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है। सरकार नहीं बोलती कि आप इसको अरेस्ट करो, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बाध्य नहीं है उनको अरेस्ट करने के लिए। बहुत विनम्रता से इसमें हस्तक्षेप करना चाहता हूं जैन साहब, वो आपसे जानना चाहूंगा, वाकई आप सच कह रहे हैं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, इसे गिरफ्तार करो, इसे गिरफ्तार ना करो? आप इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, हमारे देश में सरकारें और अर्थात सरकार में रहने वाले नेता, मंत्री, विधायक किस तरीके के फ़ोन करते हैं, किस तरीके का दबाव बनाते हैं, मुझे लगता है आप उससे अछूते तो नहीं होंगे।
तो कम से कम इस संदर्भ में तो आप इत्तेफाक रखें कि हाँ, सरकारें दबाव बनाती हैं। अभी अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो कितना दबाव बर्दाश्त कर सकता है या कितना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपकी टिप्पणी। मैं यही कहना चाहता था कि अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार का कितना दबाव वो मानता है, कितना नहीं मानता। अगर अधिकारी तैयार है अपनी बदली करवाने के लिए, कहीं साइड में बैठने के लिए, तो सरकार का कोई प्रभाव काम नहीं आता। बहुत सारे, मैंने आपको शुरू में बताया था मेरे बोलने में कि बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो सरकार के अधीन होकर काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत सारे अधिकारी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अधिकारी तय करता है कि उसको कैसे करनी है। अगर बिना प्रूफ के वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, और खासतौर पे इस तरह के जो सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको उल्टी भी पड़ जाती है। कल को उनको कोर्ट के सामने खड़ा करना पड़ेगा। ये कोर्ट की मर्जी है कि उनकी आगे कस्टडी दे या ना दे। तो सिर्फ 24 घंटे की कस्टडी की हमारे पास में पावर है, उसके बाद में तो कोर्ट डिसाइड करती है ना कि पुलिस की कस्टडी में रहेगा या नहीं रहेगा। कई सारी बातें जैन साहब कह रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने महज कोई रिमार्क नहीं दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि निहित स्वार्थों के चलते इस मामले को वर्षों तक जिंदा रखा गया। जिन लोगों ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण किया। इतनी टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत, अर्थात सर्वोच्च अदालत के अंतर्गत 3 जजेस शामिल थे, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार। इन 3 जज की बेंच ने अगर कोई आदेश दिया और ऐसे संवेदनशील मसले पर बताया जा रहा है कि एक राज्य सरकार को, उस राज्य सरकार के तत्कालीन मुखिया जो इस समय देश के भी मुखिया हैं अर्थात नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, कुचक्र में फंसाने के लिए दस्तावेजों की कूट रचना की गई, झूठे तथ्य बनाए गए, प्रस्तुत किए गए, तो ऐसे गंभीर मामलों के आरोपी के संदर्भ में गिरफ्तारी पर भी ऐतराज क्यों, ये वाकई एक सवाल है। लेकिन शैलेश नितिन द्विवेदी मुझे इस बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस शख्स के संदर्भ में ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं, तो आपको यह मानने में ऐतराज क्यों है कि एक गलत व्यक्ति पर आपके द्वारा भरोसा हो गया, एक गलत व्यक्ति को आपके द्वारा सम्मान दे दिया गया, एक गलत व्यक्ति को देश के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत कर दिया गया। इसकी स्वीकारोक्ति को लेकर ऐतराज क्यों है? क्या आपका ऐतराज देश की सर्वोच्च अदालत के संदर्भ में है, या आपका ऐतराज इस बात को लेकर है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में अगर कोई भी बात जाएगी तो बाकी सब कुछ जो भी हो, पर हम उसके साथ तो नहीं हो सकते? अदालत पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि देश में सबके जीने के अधिकार, जो कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार है जी, उस पर यदि कोई सरकार सवाल उठाती है और उसके खिलाफ यदि कोई लड़ाई लड़ता है तो उस लड़ाई को नाजायज नहीं ठहराया जा सकता। अभी तो जैन साहब ने थोड़ी देर पहले डिबेट में कहा था कि सरकार के कहे अनुसार तो पुलिस को काम करना होता है जी, खुद उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा। तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के डिबेट के पहले अंश में इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसमें उस सरकार का हाथ था, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे स्वीकार किया अपनी टिप्पणी के द्वारा, तो आज उसे नकारने की कोशिश करना व्यर्थ है। उसे नकारने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की उस पर कोई टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के 2 स्टैंड है, एक अटल जी उन्हें याद है और एक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तरफ वो देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में संतोष पांडे जी को लगता है कि उनके पास कहने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो सुनते हैं संतोष पांडे जी क्या कह रहे हैं, फिर प्रेम कुमार जी की ओर रुख करते हैं। जी संतोष जी। जी मेरे को आवाज थोड़ी सी आई नहीं, एक बार दोहरा दीजिए। आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे संतोष पांडे जी शैलेश नितिन त्रिवेदी की टिप्पणियों पर, और साथ ही आप PK जैन साहब की टिप्पणियों पर, तो आपकी टिप्पणी सुनना चाहते हैं। क्या हस्तक्षेप आप करना चाह रहे हैं इस मसले पर? नहीं, जिस प्रकार से शैलेश नितिन त्रिवेदी जी अभी बोल रहे थे जी, तो मैं शैलेश जी से पूछना चाहूंगा, शैलेश जी आपको वो गोधरा की घटना याद है जिसमें कार सेवक ट्रेन में बंद कर दिए गए, बाहर से फाटक बंद कर दिए गए और पूरी ट्रेन को जला दिया गया। अभी आप कह रहे थे ये जाकिया जाफरी के जो हस्बैंड है एहसान जाफरी जी, और उसकी मृत्यु में जिस प्रकार से तीस्ता सीतलवाड़ ने किया, और सब प्रकार से ये जो घटनाक्रम को यहाँ तक लगातार
और भटकाने का काम उन्होंने किया, बार बार गवाहों को सब प्रकार से प्रभावित किया। एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए जो हो सकता है वो उन्होंने किया। आपकी पार्टी ने, सोनिया जी ने 1.5 करोड़ उनको दिया, जगह जगह से चंदे बटोर करके लाए। क्या आप इसको नकार देंगे, इसको झूठ है कह देंगे? और ये आपकी बात, ये आप लोगों की ही बस की बात है कि सब होने के बाद भी कह दें कि नहीं नहीं ये तो ये झूठ है। आज जो आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपकी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अग्निवीरों के लिए और फिर से अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के जेहन में है। ये कांग्रेस के जेहन में। लेकिन मेरा संतोष पांडे जी आपसे एक सवाल है। आपने बताया कि 60 कार सेवकों को डिब्बा बंद करके जला दिया गया। कहां जला दिया गया? गोधरा में जला दिया गया। गोधरा कहां है? गुजरात में है। गुजरात में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार का नेतृत्व किसके पास था? माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास। आपकी मजबूत सरकार रहते हुए 60 लोग जिंदा जला दिए गए। किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये सवाल है। और ये सवाल आपसे इसलिए है कि आज पूरी भाजपा राजस्थान को हलाकान किए हुए है, और इस बात के लिए हलाकान किए हुए है कि उदयपुर में एक दर्जी को दिन दहाड़े मार दिया गया, और इसलिए मार दिया गया कि वो नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हो गया था। उस नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हो गया था जिसके साथ खड़ा होने के लिए आप लोग तैयार नहीं हुए। आपने अपनी पार्टी से उस शख्स को निलंबित कर दिया, लेकिन उसकी कीमत वो चुका रहा है। तो आपको लगता है कि ये गहलोत सरकार की विफलता है, ये गहलोत सरकार की असफलता है, इसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। एक व्यक्ति की मौत के लिए आप अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या उसी तरीके से अपनी सरकार को भी आप ईमानदारी से जिम्मेदार मानते हैं कि हाँ 60 मौतें हुई, उनकी सुरक्षा दे पाने में हम लोग विफल रहे थे? क्या उतनी ईमानदारी से संतोष पांडे जी आप और आपकी पार्टी जिम्मेदारी को स्वीकार करती है? ये जहन में सवाल आता है। मर्जी आपकी है, उत्तर आप जिस रूप में भी देना चाहें। गहलोत की सरकार, गहलोत की पुलिस, आप एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस देखिए जी, सरकार वही है। सरकार के अंदर जब पुलिस काम करती है तो योगी की पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, गहलोत की पुलिस क्यों काम नहीं करती जी? आज वहाँ जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, ये केवल कांग्रेस के शासनकाल में ही क्यों होता है? अरे कमाल की बात कर रहे हैं संतोष पांडे जी, आप भूल गए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में एक मुसलमान ने मिठाई बांट दी, उसे भी दिन दहाड़े मार दिया। ये योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 महीने पहले हुआ, वो भी आपकी जानकारी में। ऐसी घटना है जैसी राजस्थान में हुई है। क्या जितना नाराज आप माननीय अशोक गहलोत जी से, उतने नाराज अब आप योगी आदित्यनाथ जी से भी हैं? देश में आज जिस प्रकार से शांति है, ये छुटपुट घटनाओं को छोड़ने के बाद जी, आज ये जो घटनाएं हो रही है, कहाँ हो रही है? आज भूपेश बघेल के क्षेत्र में अग्निवीर के नाम से जिस प्रकार से ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, ये स्वयं चाहते हैं नौजवानों को लटकाना, अटकाना चाहते हैं, या आखिर किस दिशा में ले जाना ये चाहते किस हैं? दिशा में ले जाना चाहते हैं? कुल मिला के संतोष पांडे जी बहुत नाराज हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आपकी पार्टी से। उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर देश को अराजक ही बनाना चाहती है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी के पास में मुझे बात करनी है। और प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूं, आपको ऐतराज है इस बात पर, आप पिछली बार बोल रहे थे कि बगैर जांच के सीधे गिरफ्तार कर लिया। आप बताइए, ऐसे संवेदनशील मसले पर 3 जजों की पीठ इतने गंभीर किस्म के आक्षेप लगा रही है, टिप्पणी कर रही है, तो उसके बाद देश की सरकार को करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को खुले में छोड़ देना चाहिए? जांच के नाम पर टालते रहना चाहिए? कितना टालें? 20 साल हो गए तब नतीजे पर पहुंचे हैं। ये न्याय है? ये व्यवस्था है? यही कानून है? कुल मिलाकर आजादी के 75 साल बाद हम यही देखने के लिए बचे हैं कि एक मसला 20 साल पहले शुरू हुआ था, उसे अंजाम तक पहुंचाने में 20-20 साल लग रहे हैं। इस नाकामी, इस लाचारी के लिए रोएं, या तीस्ता सितलवाड़ को अभी भी गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस बात के लिए रोएं? हिमांशु जी, प्रोसेस तो वही होना है जो अदालत में होता है कि आप गिरफ्तार करके अदालत में ले जाकर के उन प्रक्रियाओं को पूरी करते हैं, या कि फिर जांच करके एक समाज में एक स्थापित करते हैं कि नहीं ये दोषी है। होना वही है। लेकिन अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, हम सब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, उनके फैसले पर अमल करने में होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सवालों से परे है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसी मामले में जो गुजरात दंगे में लोग मारे गए, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई कहना नहीं आया। तो ये सवाल पूछा जाता रहेगा अदालत से
कि आखिर बाबू बजरंगी ने जो वीडियो में स्वीकार किया था खुल करके कि उसने गर्भवती का कैसे पेट फाड़ दिया, कैसे उसने लोगों को मारा, जमीन में गाड़ा, कैसे उसने बीजेपी के तत्कालीन सचिव को सूचित किया, तत्कालीन गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी थे उनको फोन किया, और भी एक नेता को फोन किया, और सबने उनको कहा भाग जाने और छिप जाने के लिए कहा। ये तो पब्लिक डोमेन में वीडियो चल रहे हैं। इस वीडियो की को एसआईटी का पार्ट तक नहीं बनाया गया भाई। तो आखिर सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि जो न्याय नहीं मिला उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट पर तो अमेरिका के राष्ट्रपति अपने यहाँ तुरंत सवाल खड़ा कर देते हैं, वहां सवाल नहीं उठता। लेकिन हम फैसले पर सवाल नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं जो अनछुआ है, जो अन्याय बाकी है, अन्याय हुआ है, उस पर इंसाफ के लिए लड़ रहे लोग जो हैं खुद उनको कटघरे में खड़ा। मेरा सवाल है, जिस केस में कपिल सिब्बल जैसा काबिल व्यक्ति पैरवी के लिए खड़ा हुआ था, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मसला अनछुआ रह गया, मसले पर बात नहीं हुई, मसले पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपको वाकई लगता है कपिल सिब्बल की दलीलों में इतना दम नहीं रहा होगा, या कपिल सिब्बल भी सरकार के साथ मिल गए होंगे इसलिए उन्होंने इन लोगों के संदर्भ में मसलों को नहीं उठाया, या सरकार ने मसले तो उठाए पर उन पर विचार करने योग्य नहीं पाया? आशय क्या है आपका? देखिए हिमांशु जी, राजनीति तो ऐसी भी होती है कि भाई मुसलमान का सवाल आता है तो अखिलेश यादव भी चुप हो जाते हैं, राहुल गांधी भी चुप हो जाते हैं, बीजेपी भी चुप रह जाती है, तो क्या मान लिया जाए भाई? वो हम इस बात को नहीं लेके उदाहरण दे सकते कि कपिल सिब्बल जी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। सवाल इंसाफ का है। इतने लोग मारे गए तो किसने मारे, किसकी सरकार थी, पुलिस ने क्या किया? सवाल इंसाफ का है तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है प्रेम कुमार जी, अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक इन आक्षेपों को, इन आरोपों को मौन रहकर सहा। आपसे सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स 18 साल बाद देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा बेकसूर ठहराया गया, उसके दामन को पाक साफ बताया गया, उसकी संलिप्तता से स्पष्ट तौर पर इनकार किया गया। क्या देश के राजनीतिक वातावरण में इस बड़प्पन का, इस परिपक्वता की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सभी राजनीतिक दल इस निर्णय का स्वागत करते और इस बात के संदर्भ में संतोष व्यक्त करते कि देश के शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के संदर्भ में लगे हुए इतने गंभीर किस्म के आरोप देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा झूठे पाए गए हैं? तो क्या इस प्रकार का वातावरण दे पाने में हम सक्षम नहीं है, या हमको इस बात पर ऐतराज है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी का होना हमें बर्दाश्त नहीं होता, हमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बर्दाश्त नहीं होती, हमें केंद्र सरकार के तौर तरीके बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए नरेंद्र मोदी को अदालत ने क्लीन चिट कैसे दे दी ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए इसकी प्रतिक्रिया इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, गुजरात की घटना ऐसी है जिसमें ये कहा गया ये कि घटना को होने दिया गया, एक अलग किस्म से घटना घटी और उसकी पूरी जांच प्रक्रिया लंबी चली। 18 साल जो कह रहे हैं, देखिए क्लीन चिट तो नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी की रिपोर्ट में ही मिल गई थी, बाद में तो सिर्फ विचार के लिए जो याचिका गई उच्च अदालत में वो खारिज होती गई। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अभी न्याय कर रहा है, न्याय तो उसी दिन मिल गया जिनको एसआईटी में उनको क्लीन चिट दी गई थी। ये बात है, लेकिन प्रश्न नहीं, दोनों चीजों में अंतर है प्रेम कुमार जी। एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना अलग बात, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एसआईटी की कार्रवाई की सराहना करना अलग बात। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार अपने आदेश में केवल याचिका को खारिज नहीं किया है, बल्कि एसआईटी की कार्य पद्धति को सराहा और उसके निष्कर्ष को सराहा। तो मामला थोड़ा ज्यादा व्यापक है। जैसा आप कह रहे हैं ना कि पहली बार देखने को आया कि पीड़िता के साथ खड़े होने वाले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी, तो ये मामला कई रूपों में है। तो इसके तहत एसआईटी की कार्य पद्धति की भरपूर सराहना इस आदेश में की गई है। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि इस पर संतोष नहीं होना चाहिए। बहरहाल मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो इस सवाल को हम केवल प्रेम कुमार जी तक ही नहीं बल्कि देश के बीच में अनुत्तरित छोड़ते हैं। देश ही संदर्भ में विचार करें कि देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए शख्स के संदर्भ में अगर देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा इस प्रकार का आदेश दिया गया है, तो क्या उसे सवालों के दायरे में रखना चाहिए, या हमें उस आदेश को शिरोधार्य मानते हुए सारे अतीत के सवालों से पिंड छुड़ा लेना चाहिए? फैसला देश का जो भी आए, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में जनता की राय ही महत्वपूर्ण होती है। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। निश्चित रूप से जो तथ्य इस
चर्चा के दौरान रोशनी में आए हैं वो जनता को किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मददगार होंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी प्रकार के हालात को समर्पित यूं कहता है कि फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे हैं षड्यंत्र गहरे। माधव अवाना ने ये जो शेर लिखा है इस पर आप विचार करें। सरकार के संदर्भ में भी विचार कर सकते हैं, ऐसे विपक्ष के संदर्भ में भी विचार कर सकते हैं, या जिसको भी आप दोषी करार देना चाहते हैं उसके लिए शेर को मुफीद मान सकते हैं। बहरहाल अब मुझे दी इजाज़त, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।